गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को यदि हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजनीतिक व्यवहार की वास्तविक गत्यात्मक शक्तियों का पहचानना सुलभ हो जाता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को हम आधुनिकीकरण की समग्रतावादी प्रक्रिया के अंश के रूप में समझना संभव बनाने के लिए हमें इस दृष्टिकोण की खोज जो है वो की गई। राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो उपागम है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं को आधुनिकीकरण के समग्रतावादी संदर्भ में समझने के लिए आवश्यक माना गया है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है जो कि विवादाग्रस्त है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए कोई भी समाज प्रयत्नशील रहता है अथवा नहीं। ऐसे अनेक देश हैं जो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको रोक देते हैं ताकि सर्वसाधारण राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागी न बन पाए, क्योंकि जनसाधारण का राजनीतिकरण सत्ताधारियों को परंपरागत सत्ता के लिए एक चुनौती बन जाता है और इसीलिए वो नहीं चाहते कि जनता सहभागी बने। उदाहरण के लिए यदि हम नेपाल या भूटान के देश को लें तो यहाँ पर राजनीतिक विकास की अवधारणा ऐसी स्थितियों में अपनी स्पष्टीकरण क्षमता में बहुत सीमित हो जाती है, लेकिन आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो अनवरत चलती रहती है। इसको अवरुद्ध किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। हर समाज आधुनिक बनना चाहता है और हर समाज में आधुनिक बनने की प्रवृत्ति भी स्वतः ही चलती रहती है, इसका कोई छोर नहीं होता। और इसी कारण तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को ऐसी निरंतरता, सर्वव्यापकता और समग्रता वाली प्रक्रिया से जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है। इसी प्रयत्न का परिणाम है राजनीतिक आधुनिकीकरण के उपागम के रूप में तुलनात्मक विश्लेषणों को संचालित करना। इसीलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण के उपागम को राजनीतिक व्यवस्थाओं की निरंतरता वाली आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ संबंधित करके समझने की कोशिश का परिणाम हम कह सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में समझने के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। एप्टर ने अपनी पुस्तक राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को व्यापक बताया है। राजनीतिक विकास की अवधारणा की तरह राजनीतिक विन्यास राजनीतिक विकास संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आधुनिकीकरण की समग्रतावादी प्रक्रिया का संदर्भ रखती है। और इसी कारण तुलनात्मक राजनीति में इसको राजनीतिक आधुनिकीकरण का उपागम जो है उसको व्यापक संदर्भ से संबंधित बनाना आवश्यक हो गया है। तो अब हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का उपागम राजनीतिक विकास के उपागम से अधिक व्यापक है और ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है समाज में, जिसको कि आप शिथिल तो कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। इसलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण का उपागम राजनीतिक विकास की अवधारणा की तुलनात्मक अध्ययनों में सीमित उपयोगिता के कारण आवश्यक हो गया है। यह न केवल आधुनिकीकरण की सामान्य धारा में समाहित है, बल्कि
इसमें राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं से कहीं अधिक बल राजनीतिक अभिवृत्तियों को भी दिया गया है। और राजनीतिक संस्थाओं की अवबोधनता, राजनीतिक व्यवस्थाओं की गत्यात्मकता की महत्वपूर्ण नियामक व प्रेरक होती है और इसका परोक्ष संबंध आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं से होता है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना अगर आधुनिकीकरण के समग्र परिवेश में की जाए तो यथार्थता तक पहुंचना संभव हो पाता है और यही इसकी आवश्यकता भी है। अब मैं अंत में राजनीतिक आधुनिकीकरण की तुलनात्मक राजनीति में क्या उपयोगिता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। तो पहला है, राजनीतिक तुलनाओं में सामान्य आधुनिकीकरण का व्यापक संदर्भ उपलब्ध कराया गया है। दूसरी जो उपयोगिता है वो यह है, राजनीतिक व्यवस्थाओं की क्षमता को मापने के लिए आधुनिकीकरण के प्रवर्गों का प्रयोग संभव है। यानी कि कितनी क्षमता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में। उदाहरण के लिए यदि हम भारत का उदाहरण लें, अभी आज पूरे विश्व में कोविड की समस्या है, तो अमेरिका को बहुत विकसित देश माना जाता है, लेकिन वह कितना सक्षम है इस महामारी से निपटने के लिए, तो ये क्षमता का पता लग जाता है, यानी कितना वो स्थिर रह सकती है इस समस्या के बावजूद। तीसरी उपयोगिता है, विकास की ओर उन्मुखी परिवर्तन प्रक्रिया के संदर्भ में राजनीतिकों को नापने और समझने में सहायक होती है राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। यानी कि विभिन्न देशों में जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उनको नापने में हम उनका एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण का। और अगली उपयोगिता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण जो राजनीतिक व्यवस्था की समस्याओं की जड़ में सक्रिय तथ्य और शक्तियां हैं उनको उजागर करने में सहायक सिद्ध होती है। तो ये मैंने आपको बताया राजनीतिक आधुनिकीकरण। अब ये अगले लेक्चर में मैं आपको राजनीतिक विकास कराऊंगी। ठीक है, यदि किसी को कोई समस्या है तो मुझसे पूछ सकता है। धन्यवाद।